नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। और आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए कुछ ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे जरबेरा फूल की खेती के बारे में। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे प्रगतिशील किसान विनोद कुमार जानी से और फिर बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। बता दें 25 से 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत की हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। बता दें आपको कि 6 दिवसीय इस अभियान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति। जी हाँ, माध्यम है कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, मेले आयोजित किए जा रहे हैं, वेबिनार के जरिए हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पहले दिन बात हुई थी ओडीओपी की, दूसरे दिन बात हुई एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन की। आइए इसी से संबंधित जानकारी के लिए नजर डालते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कृषि मंत्रालय में शुरू किया गया। इस अभियान में देश के कृषि विज्ञान केंद्र और किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा एवं कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। किसानी का क्षेत्र उपेक्षित क्षेत्र रहा है और सामान्यतः यह भी कोशिश रही है कि यह क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा अनुदानों पर जीवित रहे, लेकिन अनुदान भी आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार चाहे फर्टिलाइज़र ले हो तो 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, बीज हो, बिजली हो, सिंचाई की योजनाएं हों, खेती के क्षेत्र में केंद्र और राज्य मिलकर तमाम सारी सब्सिडी देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सब्सिडी भी मिले लेकिन किसान आत्मनिर्भर भी बने, और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान को नई नई टेक्नोलॉजी मिले, नई नई तकनीक का समर्थन उसे मिले, वो फसलों को परिवर्तित करे, फसल विविधीकरण की ओर जाए, महंगी फसलों का उत्पादन करे, उत्पादन की गुणवत्ता उसकी इतनी अच्छी हो कि दुनिया के मानकों के बाज़ार में वह ठहर सके, अपने उत्पादन का अच्छे से एक्सपोर्ट कर सके, वाजिब दाम प्राप्त कर सके। यह निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो निवेश कर सके। गांव के क्षेत्र में साधनहीनता के कारण कोई भी बड़ा व्यापारी निवेश करने के लिए नहीं जाता। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि विभिन्न राज्यों से जो प्रस्ताव आए हैं उसमें 8,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बैंक ने स्वीकृत कर दिए हैं, जिन पर काम चल रहा है। लेकिन जो 92,000 करोड़ रुपया आज भी विद्यमान है उसका उपयोग भी राज्य सरकारें करें, पैक्स करें, एफपीओ करें, कृषि उपज मंडियां करें और ये जिला स्थान से नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर फैल जाए, जिससे कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन गांव-गांव में हो और साथ ही किसान भी इस अधोसंरचना का उपयोग अपने हितों के लिए कर सके। आज़ादी के
अमृत महोत्सव के अवसर पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस कार्यक्रम के तहत ये एक पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के सारे किसान आने वाले कल में किसान की इनकम कैसे बढ़ाए, इस दृष्टि को लेकर देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर किसानों ने अपनी जो उत्कृष्ट किसान हैं जिन्होंने किसानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, उनके साथ इंटरव्यूइंग भी हुआ और किसान की योजना गांव तक पहुँचे, लैब टू लैंड तक पहुँचे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लेकर और एफपीओ बनाने तक और फूड प्रोसेसिंग यूनिट किसान स्वयं लगाए। इस दृष्टि से आज की ये जो देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों पर जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर उपस्थित रहे और लाखों की संख्या में किसानों ने आज इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की इनकम डबल करना, आज बड़े बताते हुए खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम के अंदर कई उत्कृष्ट किसानों ने वहाँ पर इस बात को कहा कि डबल ही नहीं, डबल से भी आगे हमने इनकम कमाई है। कुछ किसानों ने यहाँ तक बताया कि हमने 10 गुना इनकम कमा ली है। तो ये स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय के अंदर नई तकनीकी को अपनाए किसान, नई टेक्नोलॉजी और प्रिसिशन एग्रीकल्चर के माध्यम से और हाईटेक खेती का किस तरह से अपनाएं, इस दृष्टि को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की योजना नीचे तक पहुँचे। इस सारे विषयों को लेकर आज जो ये आयोजन किया गया है, जिसका पूरे देश के अंदर किसानों ने इसकी तारीफ की है और लक्ष्य एक ही है कि किसान की इनकम बढ़ाना। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे और वरिष्ठ अधिकारीगण, सचिव डेर, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और विभिन्न अधिकारी जुड़े हुए थे। राज्यों से भी वरिष्ठ अधिकारीगण ऑनलाइन में जुड़े हुए थे। इस अभियान के दौरान जो कृषि मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम जो हैं, प्रोग्राम, स्कीम्स, उनके बारे में किसानों को बताया जाएगा। इंटरेक्शन में किसानों ने जो सरकार के जो नीतियों का, सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे जो उनको जैसे वो लाभान्वित हुए उसके बारे में भी बताया गया और किसानों के आय दुगना करने के लिए जो प्रयास सरकार ले रही है उसके बारे में भी उनको बताया गया और सरकार के जो नीतियों से जो फ़ायदे हुए हैं किसानों को, उसके बारे में जो किसान जुड़े थे केवीके से, उन्होंने मंत्री जी को बताया। और इस एक हफ्ते के जो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी जो अभियान है, इसमें सारे किसानों को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए बताया गया था। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम में अब नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। देखते हैं क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं कृषि जगत में। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के क्षेत्र में अब बदलाव आ रहा है। पहले जहां किसान केवल अनाज की खेती करते थे, अब उन्होंने अपना रुझान अन्य फसलों की खेती की ओर भी बढ़ाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर फूलों की खेती की। तमाम तरह की फूलों की खेती हमारे किसान अपना रहे हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे फूल के बारे में जिसकी खेती आप पॉली हाउस में कर सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। ये फूल है जरबेरा। जी हाँ, जरबेरा की खेती आप पॉली हाउस में किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। खूबसूरत चीजों की हमेशा कद्र होती है और अगर वो खूबसूरत चीज फूल हो तो क्या कहने। फूलों की दुनिया पर यूं तो गुलाब की बादशाहत है, लेकिन अगर आप कमाई के बादशाह बनना चाहते हैं तो जरबेरा आपके लिए एकदम सही है। इसकी सुंदरता और आकर्षण हर किसी का मन मोह लेती है और आकर्षक चीज की कीमत भी ज्यादा ही होती है। ये फूल सजावट में चार चांद लगा देता है। शायद यही वजह है कि इसकी सबसे ज्यादा मांग शादी ब्याह और त्योहारों के दौरान होती है। इन अवसरों पर लोग दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं, इसलिए शादी ब्याह या त्योहारों पर इसके दाम और भी उछल जाते हैं। इसे गुलदस्ते में सजाकर घर या दफ्तर में भी लगाया जाता है।
हमारे देश में तापमान के उतार चढ़ाव को देखते हुए इसकी खेती पॉली हाउस में ही करना बेहतर है। इससे पैदावार भी ज्यादा होती है और फूल की गुणवत्ता भी बनी रहती है। परंपरागत खेती के मुकाबले पॉली हाउस में खेती करने से किसानों को 3 से 4 गुना अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। पॉली हाउस की खासियत ये है कि किसान ऑफ सीजन में भी फसल का अच्छा उत्पादन हासिल कर पाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक फायदा होता है। यही कारण है किसान अब धीरे धीरे पॉली हाउस में खेती करने के महत्व को समझने लगे हैं और साथ ही इसे अपनाने भी लगे हैं। पॉली हाउस में फूलों की खेती की बात करें तो ये किसानों के लिए बेहद फायदे का सौदा है, क्योंकि फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। जरबेरा के पौधे की उम्र 3 साल के करीब होती है और 1 एकड़ में लगभग 24,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में होती है। पंजाब में भी इसकी खेती हो रही है, लेकिन बुआई के मामले में महाराष्ट्र का स्थान सबसे ऊपर है। पुणे में और कोयम्बटूर के पास इसकी नर्सरी है। इनमें भी पुणे की नर्सरी ज्यादा जानी मानी जाती है। इच्छुक किसान वहां से पौध और बुआई विधि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पौध टिश्यू कल्चर से तैयार की जाती है। जरबेरा की करीब 45 प्रजातियां पाई जाती है। एक पौधे की कीमत करीब 10 रुपए होती है। जरबेरा के पौधे की उम्र 3 साल के करीब होती है और 1 एकड़ में लगभग 24,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि परंपरागत खेती के अलावा कुछ नया करने की सोच रखने वाले हमारे देश के किसान भाई पॉली हाउस में जरबेरा की खेती कर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर शुद्ध हवा और शुद्ध खाने की तलाश में अब लोग रुख कर रहे हैं खेती और गांव का। और इसी आवश्यकता को देखते हुए हमारे किसान भी अब अपना रुझान बढ़ा रहे हैं एग्री टूरिज्म यानी कि कृषि पर्यटन की ओर, और इससे अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। आज के हमारे एक सफल किसान हैं जिन्होंने ऐसा ही कुछ किया है और अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है। इनका नाम है विनोद कुमार ज्याणी। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। जिस तरह से बड़े शहरों में हवा, पानी और खाना दूषित हो रहा है, ऐसे में एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट काफी चलन में है। एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन, जिसके तहत खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों और कृषि की प्राचीन विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराया जाता है। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान विनोद कुमार ज्याणी की करते हैं जिन्होंने कृषि पर्यटन में अपना योगदान दिया है और अन्य किसानों को भी कृषि पर्यटन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। विनोद कुमार ज्याणी कटेरा गांव पंजाब के रहने वाले एक किसान हैं। वे वर्ष 2005 से जैविक खेती से जुड़े हैं। विनोद कुमार ने अपने गांव में ही एक बड़ा फार्म विकसित किया है। इनका मानना है कि कृषि पर्यटन इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का काम करता है, जिसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक माहौल में फसलों और उनके उत्पादों को देखने और इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जब से मैंने 2005 से कुदरती खेती शुरू की है, नेचुरल फार्मिंग, उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ देखने आते थे और केवल भारत से नहीं, विदेश से भी जो NGO एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर नेचुरल फार्मिंग पर, कुदरती खेती पर काम कर रहे हैं, बीज बचाओ आंदोलन में कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर के और बाहर से सारे विद्वान यहाँ आते थे और मैंने यहाँ खेती विरासत मिशन, हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब का, उनकी भी पहले 5-4 साल में 20-30 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है।
तो पूरे इंडिया के जो भी काम कर रहे हैं सारे स्टेटों से यहाँ आते थे लोग। फिर मुझे ये आइडिया है फिर भी यहाँ लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो और लोग क्यों नहीं आ सकते थे कमर्शियल बेस। तो उसी दौरान 2009 में पंजाब सरकार ने एक फार्म स्टे रिजॉर्ट की स्कीम निकाली थी। मैंने अप्लाई की तो 14 फरवरी 2009 को पंजाब गवर्नमेंट से मेरे ये फार्म स्टे रिजॉर्ट मान्यता प्राप्त थी। फिर इस फार्म के मैंने धीरे धीरे उससे कि अभी टूरिस्ट एंगल से लोग घूमने आते हैं पर्यटन, उनके एंगल से और नेचर को साथ रखते हुए उसके इसमें डेवलप कर दिया। तो ये मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा जैनी नेचर फार्म नहीं है। भारत का हर एक गाँव, हर एक के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कहीं भी ये टूरिज़्म आपको मेन अभी गेस्ट आएंगे क्यों, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। गेस्ट आएंगे क्यों, आएंगे तो करेंगे क्या और क्या लेके जाएंगे यहाँ से। तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर एरिया करके, वो भी काफ़ी आते हैं। और स्कूल तो दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बठिंडा से, आसपास के दूर दूर से आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, पहले 1 घंटा का हमारा ये लेक्चर होता है कुदरती खेती के ऊपर। कुदरती खेती करना चाहिए, हमारा भोजन कैसे आते हैं, उनको फार्मिंग के बारे में बताते हैं। फिर उनके बच्चों को और गेस्टों को हम फार्म की विज़िट कराते हैं। हम दिखाते हैं हमारी जो ज़मीन सॉइल कैसे हेल्दी हो गया, कितने पेड़ लगे, पक्षी लगे, उनको इसके बारे में दिया जाता है। और फिर ये गेस्ट आते हैं, उनको खाना भी 90% तो हमारा खेत का ऑर्गेनिक खाना ही होता है। हर प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे आगे बताया आपको 32 प्रकार के हमारे फल है, सीजनल सारे वेजिटेबल्स हैं। और हमारे आटा, दाल, तेल, घी सारा घर का है। तो उनको खाया भी ऑर्गेनिक जाता है। तो इससे और इसको कुदरती खेती प्रमोट भी होती है और लोग बार बार आते हैं यहाँ रहने के देखने के लिए। विनोद कुमार के फार्म मॉडल को देखने देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। अपने इस फार्म मॉडल के जरिए वो फार्म पे आए कुछ लोगों को फार्म विजिट, फार्म एक्टिविटी और फार्म स्टे जैसी कई सुविधाएं देते हैं। इनके फार्म में 32 प्रकार के मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। साथ ही उनके फार्म पर आटा, दाल, तेल सारा सामान उपलब्ध रहता है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, जिसका उपयोग विनोद कुमार अपने फार्म पर आए पर्यटकों के भोजन में करते हैं। यहाँ आए लोग को ठहरने की सुविधा से लेकर खाने पीने सभी चीजों का खास ख्याल विनोद कुमार स्वयं करते हैं। इनका ये मानना है कि इस प्रकार हम अपने देश सहित विदेशों में भी जैविक खेती को बढ़ाने में सफलता हासिल कर सकेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से फार्म पर आए टूरिस्टों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसमें बैल और ऊंट की सवारी भी मौजूद है, ताकि आए हुए लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा अच्छा बीत सके। गेस्ट आते हैं, उनके रहने के लिए भी हमने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया है। 8 कमरे बनाए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट से हमें अप्रूव्ड हैं। तो 8 कमरे रुकने के लिए हैं, टेंट भी बना रखे हैं। और गेस्ट आएंगे तो क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए बैलगाड़ी की सवारी है, ऊंट की सवारी है, घोड़ा गाड़ी सवारी है। फिर इंडोर और आउटडोर सारे गेम्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, आर्चरी है। और स्किल गेम्स भी हैं, बच्चों के लिए झूले भी लगा दिए। फिर एक स्विमिंग पूल भी बना दिया हमने। स्विमिंग पूल को भी नेचर के हिसाब से बनाया है। भी नीचे का पानी हम यूज़ करते हैं, इसमें कोई क्लोरीन केमिकल नहीं डालते। और 2-3 दिन बाद पानी बदलना होता है, ये पानी सारे खेत के अंदर वापस यूज़ हो जाता है। और पूल ज़मीन से 2 फुट ऊपर है। सोलर के पंप से हम भरते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती, खाली करते टाइम हमारे एनर्जी नहीं लगती। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमने 10 कनाल का एक बड़ा टैंक बनाया वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसके अंदर पानी स्टोर करने के साथ साथ खेत में ड्रिप से पानी लगते हैं और साथ में उसमें बोटिंग भी कर दी। ड्यूल पर्पज़ का ये पूल बन गया। तो ऐसे हमने ये फार्म डेवलप किए है टूरिज़्म के एस्पेक्ट से। तो इसमें लोग काफ़ी खुश होते हैं। और हमारे ये लॉकडाउन से पहले 1 साल के अंदर 40,000 लोग आए थे, उसके अंदर 500 विदेशी थे। तो 40 देशों से लोग यहाँ आज तक विज़िट करने के लिए आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स भी आए हैं फ्रांस से, स्पेन से, ताइवान से, यहाँ 5-5-10 दिन आके सीखने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं हम इसको। तो इसको इस सेंटर के लिए बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देश में बाकी हर गांव के अंदर, हर प्रांत के अंदर ऐसी स्कीम बन सकती है और कामयाब भी है। क्यों हमारे जो लोकल लोग पर ज़्यादा स्ट्रेस किया मैंने। पहले सोचते विदेशी अकेले नहीं, तो लोकल लोग कहाँ घूमने जाते हैं, तो लोकल लोग काफ़ी आते हैं। तो 80-90% तो मेरे आसपास के लोकल लोग ही हम एज ए गेस्ट घूमने के लिए टूरिस्ट बन के यहाँ आते हैं। यही नहीं, अपने फार्म द्वारा प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर बने उत्पादों को विनोद कुमार बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेयरी फार्म भी बना रखा है, जिससे भी ये लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी कार्यों में जरूरत के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों का सहयोग ले रहे हैं, जिससे इनका काम तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है।
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश में एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया पर नजर डालने का। किसान भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के उद्देश्य से क्या किया गया? रसायनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिससे हमारी फसलों की गुणवत्ता तो प्रभावित हुई ही, साथ ही साथ असर पड़ा हमारे खेत की मिट्टी पर, उसकी उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई। इसके लिए अब हमें क्या करना है? उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, और इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या है ये योजना, कैसे आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, आइए जानते हैं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको दे दें, दोबारा आप ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जुड़ना चाहते हैं आप हमसे, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।